दोस्तों, सौभाग्य से आज हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं। भारतीय सेना में 40 वर्ष तक उन्होंने काम किया है और उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और सेवा मेडल से विभूषित किया जा चुका है। वो अफ़गानिस्तान में रह चुके हैं और मोज़ाम्बिक और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र के ऑब्ज़र्वर का काम भी कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान में रहने के कारण उनको इस पूरे इलाके की, जिस इलाके में इस वक़्त युद्ध हो रहा है, बहुत गहरी और नज़दीकी जानकारी है। जनरल मेस्टन इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, अपने किसी एक पारिवारिक कार्यक्रम में और उन्होंने मेरा अनुरोध रखते हुए नई परख पर आना स्वीकार किया। मैं संजय मेस्टन का, मेजर जनरल का बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। स्वागत है आपका मेजर जनरल संजय मेस्टन, नई परख के मंच पर। हम थैंक यू। सब देख रहे हैं कि दुनिया इस वक़्त एक बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है और वो बारूद का ढेर कभी भी फट सकता है। तकरीबन उसमें कई छोटे-छोटे धमाके तो हो ही चुके हैं। सारी दुनिया उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित है। अब ये युद्ध चलते-चलते इस मुकाम पर आ गया है कि अमेरिका ने 15 पॉइंट्स ईरान को पाकिस्तान के ज़रिए थमाए हैं। ईरान ने उन्हें खारिज कर दिया है और बदले में अमेरिका को 5 पॉइंट थमाए हैं कि आप हमारी ये 5 शर्तें मानिए। अगर दोनों इन 15 पॉइंट्स का, अमेरिका के 15 पॉइंट और ईरान के 5 पॉइंट को पढ़ा जाए, तो ऐसा लगता नहीं है कि दोनों में से कोई एक-दूसरे की शर्तें मानेगा। जब तक दोनों ही पक्ष कुछ न कुछ पीछे ना हटें, तब तक कोई समझौता होने की संभावना नहीं दिख रही है। अच्छा, अब चूँकि समझौता होने की संभावना नहीं दिख रही है, तो उसका नतीजा इसी में निकलेगा कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड, युद्ध को बूट्स ऑन ग्राउंड वाले चरण में, बूट्स ऑन ग्राउंड वाले दौर में ले जाएगा। पहले से ही उसने बहुत बड़े पैमाने पर तैनाती शुरू कर दी है। एयरबोर्न डिवीज़न आ रहा है, एलीट डिवीज़न आ रहा है, मेरीन कमांडोज़ आ रहे हैं। पहले से ही 50,000 सैनिक मिडल ईस्ट में अमेरिका के तैनात हैं। तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड तो अ, हो ऐसा लगता है कि होगा ही होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो एक तरह से राजनयिक भी रह चुके हैं, फौजी समर नीति विशेषज्ञ भी हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे को ये लगता है, पहली बात, मेरा खुद का तजुर्बा अफगानिस्तान में, जब मैं तकरीबन 3 साल के लिए था, 2011 से 2014 तक, जी। वहाँ पर अमेरिकन जनरल, 4 स्टार जनरल था, उनके अंडर में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स थे, हुँ, जिसमें 52 कंट्रीज थे हुँ, और उनको वहाँ तकरीबन 20 साल रहना पड़ा था और वो लड़ाई किससे कर रहे थे? तालिबान के साथ। हुँ, एक मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हुँ, आपको पता है 1996 से 2001 हुँ, तालिबान का कंट्रोल था अफ़गानिस्तान में, जिसको हम तालिबान 1.0 बोलते हैं। हुँ, और आपको पता है 9/11 के बाद अमेरिका ने फैसला ले लिया था कि वो अफ़गानिस्तान को हिट करेगा हुँ, और उनका बेसिक मतलब था बिन लादेन को मारना और अल-कायदा को ख़त्म करना हुँ, और तालिबान का हुँ, मिलिट्री मोमेंटम को रिवर्स करना। हुँ, जी। तो मैं यहाँ एक ये बड़ी एक गंभीर चीज़ डाल रहा हूँ या हुँ, अचंभित करने वाली चीज़ है हुँ, कि ये जब तालिबान को डिसलॉज करना था, हुँ, आपको हैरानी होएगी सुन के और लोगों को भी कि तालिबान और अल-कायदा हुँ, और आईएसआईएस ये कॉमन एनिमी थे अमेरिका के लिए हुँ, और ईरान के लिए। हुँ, और आपको ये भी शायद पता होगा हुँ, कि उस ज़माने में तालिबान ने ईरानियन डिप्लोमेट्स को भी मारा था। हुँ, तो इसीलिए ईरान तालिबान को बहुत बड़ा एनिमी मानता था और इसको जो अमेरिका है वो भी इनको एनिमी मानता था। हुँ, तो तालिबान को हटाने के लिए नदर्न अलायंस ने काम किया था अफगानिस्तान की, और ये नदर्न अलायंस को एयर सपोर्ट कवर पूरा अमेरिका ने दिया था और इंटेलिजेंस का पूरा कवर ईरान ने दिया था। तो पहली बार मैंने वो देखा कि दो देश जो दुश्मन हैं, हुँ, अमेरिका और ईरान, वो यहाँ हुँ, पर एक कन्वर्जेंस था, एक हुँ, कन्वर्जेंस ऑफ एक्शन था, क्योंकि कॉमन दुश्मन था और वो दुश्मन था तालिबान और अल-कायदा। ठीक है? ये मैंने कहा एक बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी देना, क्योंकि कई बिल्कुल, लोग बहुत सोचते हैं। बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। हुँ, हुँ, हाँ, तो ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि ईरान और अमेरिका तो कन्वर्जेंस कर ही नहीं सकता है, पर ये मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक कन्वर्जेंस हो चुका है, पर हुँ, वो शर्त ये थी कि दोनों का कॉमन एनिमी
तालिबान और अल-कायदा थे और आईएसआईएस के थे। अब आपने जो सवाल पूछा है, वो सवाल मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि जब मैं वहाँ पर था, मैंने रियलाइज़ किया था और मैं तो कई वहाँ पर जर्नल्स के इनके साथ इंटरैक्ट करता था आईएसएफ हेडक्वार्टर्स में, जिसमें कई देश थे, 52 कंट्रीज इस लड़ाई में भाग ले रखे थे। और मेरी ईरानियन एम्बेसी से भी बड़ी अच्छी वार्तालाप थी, चाइनीज एम्बेसी से भी थी और उनके जो डिफेंस अटैचेस थे। तो एक चीज तो मैंने देखी थी, वहां सारे देश का कन्वर्जेंस था, चाइना का भी, रशिया का भी, ईरान का भी, टर्की का भी। लेकिन ये 3 कंट्री जो मैंने पहले दिए है, इनका कन्वर्जेंस ये था क्योंकि सब चाहते थे कि तालिबान वहां से हटे और वहां पर शांति आए। काम कौन कर रहा था ये गंदा वाला काम? अमेरिका और उसके साथ 52 देश। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की अब मैं बात बोलना चाहूंगा। बूट्स ऑन ग्राउंड एक बहुत एक्सपेंसिव प्रपोजल है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और उसका कारण यह है, जब 2011 और 14 में मैं वहां था, उस समय कैजुअलिटीज इनकी बढ़ने लगी थी, कैनेडियन ट्रुप्स की, यूके ट्रुप्स की। और आप थोड़े दिन पहले याद करिए, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था 2 महीने पहले कि नाटो के सोल्जर्स तो अच्छे नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर इनको बताया गया कि तकरीबन 5000 तो यूके ट्रुप्स मरे हैं और कैनेडियन ट्रुप्स मरे हैं। तो वहां कई ट्रुप्स जब मर रहे थे और जब बॉडी बैग्स उनकी कंट्री में जा रहे थे, तो वेस्ट में और खासकर अमेरिका में वहां की पब्लिक बॉडी बैग्स के खिलाफ है। वो कैजुअलिटीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से वो आईएसएफ टूट गया था। और फिर वहां ओबामा आए थे 2012 में, उन्होंने बोला धीरे धीरे हम ड्रॉ डाउन करेंगे, मतलब वहां से निकलेंगे। तो कहने का मतलब है, बूट्स ऑन ग्राउंड, जब आप लड़ाई करते हैं एक इंसर्जेंसी टेरेन में, जहां पर उस जमीन की बनावट को वहां के लोग जानते हैं जो लड़ रहे हैं, तो बाहर से जब फौज आती है उसके लिए मुश्किल होता है, और वहां पर बहुत कैजुअलिटीज हुई थी। अब हम बात करते हैं क्या अमेरिका यहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना चाहेगा? पॉलिटिकली पहले मैं इसको एनालाइज करूं। अमेरिका में अभी इलेक्शंस है नवंबर में। प्रेसिडेंट ट्रंप आज की तारीख में इतने टाइट रोप पे वॉक कर रहे हैं, एक तरफ गड्ढा है तो दूसरी तरफ खाई है। मैं ये स्टेटमेंट बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि अगर वो बूट्स ग्राउंड लेके आते हैं, और मेरी शायद अनुमान है कि ये खर्ग आइलैंड के ऊपर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि बूट्स ऑफ ग्राउंड इतना महंगा पड़ेगा अमेरिका को कि सक्सेस मिल जाएगा, बट एट अ वेरी ग्रेव कॉस्ट। क्या अमेरिकन जनता बॉडी बैग्स एक्सेप्ट करेगी? ट्रंप के खिलाफ पूरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा और लोग वहां बोलेंगे कि इकोनॉमिक कॉस्ट तो बढ़ा दी है, अब ह्यूमन कॉस्ट कर दी है, और हम किस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, जो लड़ाई एक्चुअली में देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच में है। एट व्हाट कॉस्ट? प्रेसिडेंट ट्रंप मे बी इवन इम्पीच्ड। तो ये बहुत ही डेलिकेट उनके पास डिसीजन है, और यहाँ पर मिलिट्री वाले आमूमन तौर पे बोलेंगे हम कर लेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन उनको ये प्रेसिडेंट को सही एडवाइस देना पड़ेगा कि कॉस्ट विल बी ग्रेव। तो बूट्स ऑन ग्राउंड, अब खासकर ईरान में जहां भी रिवेंज की भावना है, वहां के जो टेरेन है, पहाड़ हैं, बहुत ही मुश्किलात पहाड़ है। मेरे को तो, मैं इसकी कल्पना इसलिए कर सकता हूँ, अफगानिस्तान में भी ऐसी पहाड़ थे, बिल्कुल सेम टेरेन, सेम वही है, खुली टेरेन है, पहाड़ बहुत है, उधर इनको लड़ना मुश्किल है। और ऐसे में जहां अभी इनके पास जीरो सपोर्ट है, उस समय तो चलो कई देशों का सपोर्ट था, नदर्न अलायंस थी इनके साथ, आज उनको कौन सपोर्ट करेगा? कुर्द भी डर रखे हैं, तो पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता है, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो इनको जो एक वो बोलते हैं ना टो होल्ड या फुट होल्ड, वो कौन देगा? तो ये एक सुसाइडल मिशन है मेरे ख्याल में। अब उसके बाद उसके ऊपर हम और डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वो करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। 2 बातें निकल के आ रही हैं आपके इसी सवाल से जुड़ी हुई। एक तो ये बात निकल कर आ रही है कि जैसे आपने कहा भी कि अमेरिका की कोशिश होगी कि खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर ले। बिल्कुल। खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने से वो ईरान के ऊपर दबाव डाल सकता है कि होर्मुज स्ट्रेट को दोनों मिलकर मैनेज करें। और ईरान जो दावा कर रहा है अपने 5 पॉइंट में कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह पे हमारा मालिकाना होना चाहिए, यहाँ तक कि हमें वहां पर टोल टैक्स वसूल करने की भी इजाजत मिलनी चाहिए, जो कभी आज तक नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ, सबके लिए खुला हुआ था। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो एयरबोर्न डिवीजन वाले लोग के सैनिक कमांडो होंगे अमेरिका के,
वो जहाँ-जहाँ ईरान ने अपना यूरेनियम रखा हुआ है, जो 60% तक एनरिच्ड है, उस यूरेनियम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। They will search for that enriched uranium so that US can snatch away that uranium from ईरान। ये एक दूसरी बात ये कही जा रही है। दोनों ही काम बहुत कठिन बताए जा रहे हैं। अब बाकी तो आप इसके बारे में बताएँगे कि ये ऐसा अमेरिका कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और किया तो ईरान उसका किस तरीके से मुकाबला करेगा, और अंत में इसके परिणाम किस प्रकार के निकलेंगे? और देखिए, जहाँ तक ये इनकी जो एनरिच्ड यूरेनियम को सिक्योर करना है, उसमें पहली बात बहुत इश्यूज़ हैं। उसकी एनालिसिस अगर मैं करूँ, नंबर 1, एग्ज़ैक्ट उसकी प्रिसाइज़ लोकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। अगर इतनी प्रिसाइज़ इंटेलिजेंस होती, तो अमेरिका के पास आज GBU-57 बॉम्ब्स हैं। वो तो आप डबल पेनिट्रेट उनको करा के एटलीस्ट 100 फीट तक तो उनको टारगेट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है प्रिसाइज़ इंटेलिजेंस तो है नहीं। और ईरान कोई बेवकूफ़ देश नहीं है कि एनरिच्ड यूरेनियम वो इतना बस 2-3 टॉप लोगों को पता होगा, क्योंकि जितनी जब टॉप सीक्रेट चीज़ होती है, वो अमूमन तौर पे किसी को नहीं पता होगी। तो नंबर 1, उसकी प्रिसाइज़ लोकेशन नहीं पता होगी। दूसरा, मान लिए वो एक असेसमेंट करके कोई जगह जाते हैं, उनको एयर ड्रॉप करेंगे। पहली बात, आपको एयर सुपीरियरिटी चाहिए। एयर सुपीरियरिटी क्लेम करते हैं, ये इनके पास है। लेकिन जब ये रात को लैंड करेंगे, इनको पैराड्रॉप से कराना पड़ेगा। आप देख लिए कैजुअलिटीज होंगी जब वो एयरबॉर्न ही कूद रहे हैं। चाहे वो उसमें 2 तरीका के जंप्स होते हैं, हा हो और हेलो होते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, और एक होता है हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। तो वो क्या है कि पैराशूट से बहुत लो तक, मतलब पैराशूट ही नहीं खुलता है, बहुत लो हाइट पे आके खुलता है, तो तब तक उनकी डिटेक्शन मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपके वहां सोचिए कि जहां पर ये एनरिच्ड यूरेनियम होगा, वहां पर जितने पहाड़ी हैं उस पे इनके सोल्जर इतनी भारी मात्रा में डिप्लॉय होंगे। तो जैसे ही देखिए ये जहाज उड़ेंगे ऊपर, किसी हाइट पे तो आएंगे, एयर सुप्रीमेसी के लिए इनको फाइटर एस्कॉर्ट दिए जाएंगे, और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जा सकते हैं, फाइटर से नहीं कर सकते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जंप करे, तो इनको पता चल जाएगा यहाँ कुछ हो रहा है कहीं। अब इनके पास स्मॉल आर्म सारे हथियार हैं, वो हवा में मारेंगे, और कई सोल्जर जो इनके नीचे आ रहे होंगे, वो उनको हवा में मार देंगे, और वो हेल्पलेस होगा, वो कैजुअलिटी होगा। दूसरा, मान लो चलो वो भी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद जब ये निकाल भी लिया उन्होंने यूरेनियम, वापस एक्सट्रिकेट कैसे होंगे, निकाले कैसे जाएंगे, क्योंकि वहां रह नहीं सकते हैं। रहने तो के लिए तो आपको लोकल सपोर्ट चाहिए, आपको फुटहोल्ड चाहिए, वो जीरो है आपके पास। तो अगर इनके हेलीकॉप्टर्स भी आए उनको एक्सट्रिकेट करने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है, वो फायर हो जाएंगे। तो ये तो मैं साफ लफ्जों में बोलूं, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, ये तो एक इम्पॉसिबल मिशन है, और ये अगर किया तो इट विल बी सुसाइडल। प्रेसिडेंट ट्रम्प की तो मतलब वो ही वुड बी कंसीडर्ड एज द वर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड वो तो उसको इम्पीच कर दिया जाएगा, उसके लोग उसको फॉरगिव नहीं करेंगे। दूसरा, अब बात करते हैं खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड को अगर मैं ज्योग्राफिकली डिस्क्राइब करूं, ये ईरान की जो मेन लैंड है, जो कोस्टल एरिया से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। पहली बात, ये इलाका तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा है और 4 किलोमीटर चौड़ा है। ये प्लेन इलाका है, तो इसमें एयरबॉर्न ट्रुप्स को उतारना रात में आसानी से हो सकता है। ये तो अच्छा खासा डीजेड बन जाता है अपने आप। अब सवाल ये उठता है कि इधर भी वही स्थिति होगी कि अगर डीजेड ऑपरेशंस करते हैं, पहली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टोटल एयर डोमिनेंस चाहिए, टोटल। फिर वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से उतरेंगे, और स्पेशल फोर्सेस, उनकी स्पेशल फोर्सेस आके वो सिक्योर करेगी इलाका, और उसके बाद एयरबॉर्न ऑपरेशंस होगा। ठीक, अगर ये एयरबॉर्न ऑपरेशंस हो जाता है तो यहाँ पर भी यही हालात होंगे, क्योंकि आज की तारीख में वहां कितने IRGC ट्रुप्स हैं उस आइलैंड को होल्ड कर रहे हैं, और वो भी वही करेंगे, क्या नाम है, वो फायर करेंगे इन ट्रुप्स के ऊपर, चाहे रात हो या दिन हो। तो ये तो सिटिंग डक्स हो जाएंगे जब ये पैराशूट से उतर रहे हैं। मान लिए, चलिए वो भी कर लिया। उसके बाद फिर प्रॉब्लम है, ऑन ग्राउंड की लड़ाई होगी।
जब ये लैंड भी करेंगे, चलिए कैजुअलिटीज हो भी गई तो बहुत सारे ट्रुप्स तो उतरेंगे, ऐसा तो नहीं सारे उसमें कैजुअलिटी होंगे। उसके बाद ये जो आपस में वहाँ लड़ाई चलेगी, उस इलाके को जानते अच्छी तरह कौन है, वो आईआरजीसी के या नेवी के जो भी डिप्लॉयड हैं, लेकिन इनके लिए तो एक फ्रेश एरिया है। तो ये हातम, मतलब मैं बोलूंगा बहुत क्लोज कॉम्बैट होगा, इसमें भी भारी कैजुअलिटीज होंगी। अब एक और ऑप्शन है, क्योंकि मरीन कमांडो की भी बात हो रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस की शिप्स नहीं घुस रही हैं, अगर घुस रही होती तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो हो सकता है इनको बहरेन के पास या कतार के पास किसी कोस्ट में ले जाके, और बहुत छोटे छोटे शिप्स में इनके स्पेशल जो मरीन कमांडोज हैं, उनको भेजा जाए, और एक मैं बोलूंगा छोटा सा बीच हेड सिक्योर किया जाए, मतलब कोई इलाका सिक्योर करे, और इसको सिक्योर करने के बाद उसको और थोड़ा बढ़ाएं, उसमें और ट्रूप्स को डालें, और जब उनको यकीनन हो जाता है कि एक इलाका सिक्योर हो चुका है, तब वो एयरबॉर्न करा सकते हैं, जिससे कुछ इलाका सिक्योर हो जाए। मैंने आपको बोला ना, ऑन ग्राउंड कुछ सिक्योर इलाका चाहिए जहां पर बिल्कुल उन आईआरजीसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये भी बड़ा मुश्किलात ऑपरेशन लगता उस है। इलाके पे वो मिसाइल तो मार ही सकता है ईरान और दूर। हाँ, वो तो दूसरा ये है कि मान लिए लास्ट केस तो मैंने दे दिया कि आइलैंड कैप्चर हो गया, तो वहां पर पहली बात, इनके इतने ट्रुप्स डिप्लॉय होंगे, 3,000, 4,000, 5,000, वो एक टारगेट बनेंगे, मिसाइल्स आएंगी, ड्रोन्स आएंगे, और इनके पास कोई बंकर्स नहीं होंगे, क्योंकि इन्फेंट्री के लिए एक बंकर में घुसना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका ड्रोन्स और वो आ रहा है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक सिटिंग डक्स हो जाएंगे। तो ये मेरे को लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प ये जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, हरकत हो रही है, ये ज्यादा शायद प्रेशर है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान वेल प्रिपेयर्ड है, और ईरान को पता है, ईरान ने तो बोला है कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आइए, आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क ओरिएंटेड ऑपरेशन है, इसको मिलिट्री जनरल्स कैसे एडवाइस देंगे, क्योंकि कई बार मैं ये भी बता देता हूँ, कई बार पॉलिटिशियंस, ट्रम्प तो बोलेगा नहीं नहीं आई वांट इट डन, वो तो बोलेगा। अब जनरल के अंदर गुर्दा होना चाहिए कि सर इट इज एट दिस कॉस्ट, पर अगर वो कर दे तो लेट मी टेल यू, प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर वो जनरल को भी सैक कर देगा, और पीट हेगसेथ को भी सैक कर देगा, और उनके ऊपर ये बॉल फेंक देगा। आपने सुना ही है कि अभी एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला था, मेरे को तो पीट हेगसेथ ने बोला था ये लड़ाई शुरू करने के लिए। तो ये बड़ा सुसाइडल मिशन रहेगा, इसलिए मैंने बोला एक तरफ खाई है, एक तरफ गड्ढा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और जिस तरह से आपकी जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है, उसके आधार पर जो आपने बातें बताई, मेरे ख्याल से ये पहली बार जब ये हम लोग अपना अपलोड करेंगे ये वाला प्रोग्राम, तो पहली बार लोगों के सामने आएगी। अच्छा, अब आप एक एक मैं हम लोग चर्चा के आखिरी दौर में हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, और ये अपनी बातें ईरान को मानने के लिए मजबूर करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर ये मजबूर करने के लिए ही तो ये खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं, मजबूर करने के लिए ही तो ये यूरेनियम कैप्चर करना चाहते हैं। जैसा कि आपका विश्लेषण कहता है कि ये करना बहुत तक उसकी संभावना ना के बराबर है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने विकल्प क्या रह जाता है? क्या करेंगे फिर वो? क्योंकि वरना अगर डोनाल्ड ट्रंप बिना कुछ हासिल किए हुए इस युद्ध से गए, तो न केवल डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा खत्म होगी, साथ में अमेरिका का जो ग्लोबल डोमिनेंस है, जो विश्व प्रभुत्व है अमेरिका का, वो भी बहुत जबरदस्त उसको ठेस लगेगी। जी। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला, डोनाल्ड ट्रंप आज एक तरफ खाई है, एक तरफ गड्ढा है, मतलब उनके लिए मैं बोलूंगा अभी बहुत प्रॉब्लम है। और देखिए ईरान भी क्यों अभी शर्त अपनी दे दी और वो नहीं मान रहा है, देखिए ईरान इसीलिए कर रहा है, लड़ाई में जिसका पलड़ा भारी होता है वो फिर शॉट्स कॉल करता है, और आज की तारीख में जो ग्राउंड की लड़ाई है, पलड़ा भारी मेरे को लग रहा है ईरान का है। अमेरिका ने बहुत चोट पहुंचा दी होगी, इनकी काफी डैमेज कर दिया है, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत दो हैं। एक तो इनकी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स की ताकत है वो खत्म नहीं हो रही है, और दूसरी ताकत है जो आईआरजीसी का एक होल्ड है पूरे सिस्टम में, आईआरजीसी का, जो ये सोच रहे थे कि वहां लोग है। हाँ जी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। हाँ, तो ये सोच रहे थे इजराइल और अमेरिका की ये आईआरजीसी तितर बितर हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो हुआ नहीं। और अभी तो आपको पता है आईआरजीसी ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, कोई भी सड़क पे उतर के देखे हमारे खिलाफ, वो हमारा दुश्मन है, मार देंगे। और जो
40-50 हजार लोग जो इन्होंने मारे थे जनवरी प्रोटेस्ट में, तो लोग तो डर रखे हैं। हम्म, और इनको ये भी पता है कि ईरान के वेस्ट से और नॉर्थ से ये कुर्स को लॉन्च कर सकते हैं। उधर भी उन्होंने इतनी टारगेटिंग कर दी है कुर्स में, इराक के इलाके में, कि कुर्स भी डरे हुए हैं। हम्म, तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट ट्रंप अभी ऐसी असमंजस स्थिति में है, हम्म, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईरान का मिलिट्री पलड़ा भारी दे रहा है, और इसलिए वो डोमिनेटिंग बॉस बन गया अभी। अब तो वो यहाँ तक बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम पूरा कब्जा करके तो रहेंगे ही, और टैक्स भी अब लगाएंगे, चाहे वो फ्रेंडली देश को हैं। अब यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ईरान को भी एक चीज रियलाइज करना चाहिए। हम्म, ईरान आज ये दुनिया के बिहाफ में वो बोलता है हम तो अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं पूरे विश्व के लिए, हम्म, लेकिन उसको किसी देश ने परमिशन नहीं दिया, ना भारत ने दिया कि आप हमारी लड़ाई लड़िए। हम्म, ईरान कुछ गलती कर रहा है, देखिए कई बार वो बोलते हैं ना एरोगेंस में, आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जो लॉन्ग टर्म उसके भी फॉलो आउट बहुत बुरे होंगे। पहली, जो इन्होंने ये टारगेटिंग बार बार कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, हम्म, वो एक इनके खिलाफ जाएगा, और ये एक अरब और पर्शियन वर्ल्ड में एक डिवाइड तो हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। हम्म, नंबर दो, ईरान ने जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, इसमें लड़ाई तो अमेरिका के साथ है और इसराइल के साथ है। आप ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, पहली बात वो 7 कंट्रीज के बॉर्डर्स हैं उस पानी के साथ, तमाम जीसीसी कंट्रीज के हैं, इराक के हैं और ईरान के हैं। ईरान को कोई अधिकार नहीं होता है कि अपनी टोटल डोमिनेंस वो दिखाएं, क्योंकि उसमें ओमान का भी उतना हक है, यूएई का भी उतना हक है। एक तो ये इन्होंने थोड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं। दूसरा, ये पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि आज जितने भी स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स ईरान ने बनाए नहीं है, ये नेचुरल रियलिटी है, जोग्राफिकल अपने आप बने हैं ये मैन मेड नहीं है। और बार बार ईरान के कई मैंने सुना है स्टेटमेंट्स की, जैसे इजिप्ट टैक्स ले रहा है वो वैसे हम भी लेंगे। ये स्वेज मैं, इजिप्ट हाँ, स्वेज में टैक्स लेता है उस तरह लेंगे। उस कनाल में ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बेबल एंडब स्टेट जो पर्शियन का ये इधर से निकलता है रेड सी से यमन की तरफ, और आपका स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, जितने भी स्टेट्स हैं वर्ल्ड में, इसमें किसी भी कंट्री का हक नहीं है एज पर UNCLOS, वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। वो स्टेट्स हैं इंटरनेशनल शिपिंग के लिए, तो किसी की कोई वो वहां पर रोकदार नहीं हो सकती है। तो ईरान जो अभी ये बोल रहा है, ये दुश्मन और पाल रहा है। कल भारत को अगर वहां टैक्स देना पड़े, ऑब्वियसली हमें थोड़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फ्री शिपिंग लेन है। ये तो और ईरान की जनरल, क्या नहीं लगता ये ईरान की अमेरिका का और इजराइल का जो हमला उसके ऊपर है, ये तो ईरान की एक तरह की रणनीति है जिसके जरिए वो नहीं, उस हमले का जवाब दे नहीं, रहा है। वो मैं ऐसा मानता हूँ हमेशा नहीं रहा है। रणनीति है, रणनीति है। मैं इसका एक आपको कोरिलेरी एक एग्जांपल हाँ, देता हाँ, हूँ। नहीं, अगर वो इस पर जिद करके नहीं, अड़ा रहा तो नुकसान होगा। हाँ, नहीं, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आज विश्व का 90% ट्रेड, सब सारा ट्रेड ये पानी के जहाजों से होता है, सी से होता है, समुद्र से होता है। 90% विश्व का ट्रेड, 60% ट्रेड विश्व का स्टेट ऑफ मलक्का से होता है, और 20% आपको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अब स्टेट ऑफ मलक्का में आपको पता होना चाहिए, वहां पर भी यूएस के बेसिस हैं, चाहे सिंगापुर हो, चाहे कई कंट्रीज हैं, फिलीपींस हैं। ये क्यों हैं? ये इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स को खोलने के लिए है। स्टेट ऑफ मलक्का में जो थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में है, कल आप सोचिए कि उसको भारत के साथ चीन की युद्ध होती है, या अमेरिका के साथ होती है, ताइवान के साथ, और चीन ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। वो इंटरनेशनल शिपिंग लेन है, उसका किसी का अधिकार नहीं है। तो क्या 60% विश्व का ट्रेड वहां रुक जाएगा? ये तो बहुत, मैं बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अभी तो है 20% की हम बात कर रहे हैं। तो ये सबको समझना चाहिए कि वो उनकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूर होगी, लेकिन आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। रशिया का एक पोर्ट है और एक स्टेट है व्लादिवोस्टोक, सॉरी, कलिनिंदी। हम्म, कलिनिंदी पूरा कंट्रोल करता है बाल्टिक सी को। रशिया ने तो अब तक वहां इंटरनेशनल ट्रेड नहीं रोका है। अब मैं बोलूंगा, ये रेड सी पे या स्यूज कैनाल में इजिप्ट क्यों टैक्स लेता है, और पनामा कैनाल में क्यों टैक्स लगता है, उसका कारण यह है ये मैन मेड है। ये उस कंट्री ने बनाई है, उस पर पैसा खर्च किया है, इसलिए वो टैक्स लेते हैं।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैन मेड नहीं है, और यहाँ 7 देशों का हक है, पूरी वर्ल्ड का हक है, यहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग है। तो ये क्या है कि ईरान की ये थोड़ी एरोगेंसी ज्यादा हो रही है कि हम इंडिया से भी टैक्स लेंगे, चाइना से भी लेंगे। ये कब तक चलेगा? फिर तो ये कल जनरल, ये मैं माफी चाहता हूँ, ये ईरान ने नहीं कहा है कि हम इंडिया से और चीन से भी टैक्स लेंगे। ईरान ने कहा कि हमें अधिकार होना चाहिए। नहीं, ये अधिकार होगा तो वो दैट ईरान कैन डिसाइड, ईरान तय तय कर सकता है कि किससे टैक्स लेगा और किससे टैक्स नहीं लेगा, हाँ, वो क्योंकि ठीक ईरान है। के पास कुछ है ही नहीं सौदेबाजी करने के लिए। पर ये मैंने सुना है आज ही के कोई स्टेटमेंट में, गलत भी हो सकता है क्योंकि अभी डिसइंफॉर्मेशन हाँ, वॉरफेयर भी अभी है। बहुत सी चीजें नई हैं, बहुत हाँ, चीजें आ रही हैं, गलत भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें ईरान अगर सबकी अलाउ कर देता है तो फिर एक और अब आप कल्पना कीजिए। आज दूसरी चीज अगर समझना है, लड़ाई किसके साथ है? अमेरिका के साथ, और किसके साथ है? इजराइल। इसराइल। अमेरिका का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2.5% ऑयल जाता है, हम्म, सिर्फ 2.5%। हम्म, एशिया का 90% जाता है, जिसमें 37% चाइना का है, और उसमें 14% इंडिया का है। हम्म, तो दूसरा गैस, आज गैस 90% एशिया के लिए है। अमेरिका के लिए यहाँ से जीरो गैस जाती है, इसराइल के लिए जीरो गैस जाती है, ईरान के लिए जीरो ऑयल जाता है, क्योंकि इसराइल का जो गैस है उसका सेल्फ सफिशिएंट ही है, उनके ऑफशोर आइलैंड्स हैं। और जहाँ तक इसका ऑयल है वो कजाकिस्तान और अजरबैजान से उनकी डायरेक्ट पाइपलाइन है थ्रू टर्की टू मेडिटेरियन, और वहां से उनकी शिप्स में आ रहा है। हम्म, तो जिस कंट्री के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, वो कंट्री को तो यहाँ से ऑयल का कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो वो बार बार ट्रम्प भी यही बोलता है कि हम आपकी शिपिंग लेन को क्यों प्रोटेक्ट करें। तो ये ईरान इसको जो करके पूरी दुनिया को, और दूसरा ईरान ने अभी ये थाईलैंड की शिप को मार दिया, किसी और कंट्री की छोटी मोटी शिप्स को जला दिया है, जो 20 शिप्स हैं। हम्म, तो वो कंट्री अभी तो चुप है, लेकिन बाद में ये ईरान के लिए भी मेरे को लगता है कि देखिए, एक वॉरफेयर जो होता है ना, और स्ट्रेटेजी बहुत दिमाग से खेला जाता है, इमोशंस के साथ नहीं। अभी अमेरिका भी इमोशंस पे चल रहा है, इसराइल इमोशंस पे नहीं चल रहा है, और आज ये भी इमोशंस पे चल रहा है ईरान। इमोशंस पे जब आप फैसले लेते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं उस समय। हम्म, आप इसराइल को देखिए, वो इमोशन से नहीं कर रहा है, उनको आज बहुत भारी कैजुअलिटीज हो रही हैं, लेकिन तो भी उनका जो स्टेटेड एम है उस पे वो चल रहे हैं, उससे वो इधर उधर नहीं हुए। लेबनान, वो साउथ लितानी रिवर कैप्चर करना था, वो कर रहे हैं। हमास, ये जो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, और ईरान के भी जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उस पर कर रहे हैं। उनका क्लियर एम है, वो भावुक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके तो मिलिट्री में आपके एम्स को जहां डेविएट किया तो आप चूक जाते हो। अब इसको इन्होंने विस्तार से गल्फ में भी बढ़ा दिया, ईरान ने इंटरनेशनल शिपिंग को भी डिस्टर्ब कर दिया है। कल आप कल्पना कीजिए कि ये लड़ाई चलती रही और कल हर देश में इतनी प्रॉब्लम हो जाए, देश की जनता तो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी। और मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कल लड़ाई होती है चीन के साथ और वो ब्लॉक कर देती है अपनी बड़ी बड़ी शिप से। इंसिडेंटली हमें ये सोचना चाहिए, आज विश्व की सबसे बड़ी नेवी चीन की है, और वो अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके पास। कल उसने स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो ब्लॉक कर दिया, तो ये मैं कल्पना ही करा सकता हूँ तो क्या होगा। 60% ये ट्रेड रुक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक सोच हम लोगों को, आप जरा इस पे भी एक संक्षेप में बताइए। अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेकर दबाव पैदा नहीं करता है, तो इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान को हराना बहुत आसान हो जाता। नहीं, मैं तो बोलूंगा, मैं अगर आज अमेरिकन होता, हम्म। मैं क्यों इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चिंता करता, जब मेरा वहां से कुछ आ ही नहीं रहा है। जब ना इसराइल का कुछ जा रहा है, उनको क्यों प्रॉब्लम है? वो कि तो अगर अपना अमेरिका टारगेट। दुनिया का चौधरी बनना चाहता है, अगर अमेरिका दुनिया का चौधरी बनना चाहता है, तो उसको उसकी चिंता करनी ही होगी। एक एक ट्रम्प ने ये बयान भी दिया था कि हम तो कोई होर्मुज से ज्यादा कुछ लेते नहीं है, लेकिन फिर वो होर्मुज को कंट्रोल क्यों करना चाहता है? अगर ऐसी बात है कि अमेरिका को होर्मुज की कोई चिंता नहीं है, तो फिर वो बूट्स ऑन ग्राउंड की योजना क्यों बना रहा है? अपने आप को अपने खतरे में क्यों डाल रहा है? आखिरकार नहीं, वो ईरान ने वो दबाव बनाया है, इसमें बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल। कहीं आ गया है। देखिए, ये एक बड़ी आपने स्ट्रेटेजिक सवाल पूछा है। हम्म, इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जितनी भी हैं, मैंने अभी आपको इतने सारे स्टेट्स बताए, आप जी स्टेट जी ऑफ गिब्राल्टर को देख लिए, जी। उसको कल स्पेन और मोरक्को कंट्रोल कर दें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स को खोलने के लिए कोई वर्ल्ड की कोई फोर्स है? नहीं है। मैंने तो
अफगानिस्तान ये यूनाइटेड नेशंस मिशन में था। यूनाइटेड नेशंस मिशन जाती है किसी कंट्री में अगर प्रॉब्लम है, लेकिन सी लेन्स की खोलने की जिम्मेदारी किसकी है? इत्तेफाक से आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला कि वो जो दुनिया का चौधरी। मास्टर दादा बनना चाहता है, चौधरी बनना चाहता है। लेकिन देखिए, आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का खुला खुला हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे पहले खुला हुआ था, सारे स्ट्रेट खुले हैं, क्योंकि हर जगह जितने भी स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बेसिस हैं। और इंसिडेंटली ये जो बेसिस है ना, ये अभी नहीं बने हैं बहरीन में, ये 1971 में सबसे पहला बेस बना था, और 1947 से लेकर 71 तक भी अमेरिकन प्रेजेंस रही थी हमेशा। लेकिन अब जो फॉर्मल बेस बने हैं, 1971 में बहरीन में बना था, धीरे धीरे बना थे, हर जगह बेस है। आज फिलीपींस में है, जापान में है, वो ईस्ट चाइना सी है या साउथ चाइना सी है, स्टेट ऑफ मलक्का है, सिंगापुर में भी इनका बेस है। अगर कल अमेरिका भी बोले, नहीं, वो तो बोल ही रहा है ट्रम्प कि हमें दुनिया की चिंता नहीं है, इंटरनेशनल शिपिंग लेन, फिर वो पायरेसी हो जाएगी कि जिसकी मर्जी वो उस लेन को रोकेगा, स्टेट को रोकेगा, वो बोलेगा नहीं हमें टैक्स दो। और ये आपने देखा कि इंडियन ओशन में भी ये सोमाली पायलट्स यही तो करते थे, किसी शिप को रोका, टैक्स लेना। और इंसिडेंटली मैं आज ये भी बता देता हूँ, आईआरजीसी भी यही कर रही थी। आप पिछले 2 साल में देखिए, जो भारतीय शिप्स थी, जो हमारी मर्चेंट शिप्स थी, ये जो तेल लाती थी, 20 टैंकर्स को पिछले 2 साल में ईरान ने चढ़े हैं उसमें, आईआरजीसी के लोग। 778 भारतीय लोगों को पकड़ा था टोटल 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल में। आखिरी शिप इन्होंने इस टाइम जनवरी में पकड़ी थी, जिसमें 16 हमारे सेलर्स को पकड़ा था, और चार्ज लगाते हैं स्मगलिंग का, बेसिकली वो सबसे पैसा मांगते हैं। तो ये टैक्स इनडायरेक्ट चल ही रहा था। और आपको ये भी मैं बताऊं, उसमें से 16 में से 8 लोगों को उन्होंने रिलीज किया था फरवरी तक। उसके बाद वो बाकी 8 आए हैं कि नहीं वो मेरे को नहीं पता है। और ईरान ने उनको कंसुलेट एक्सेस जो होता है ना, कंसुलर एक्सेस, इनको बंदर अब्बास में जेल में रखा था, हमारे एम्बेसडर को वो तक नहीं दिया था। तो ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए, ऑन ग्राउंड हकीकत है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कल क्या पूरा विश्व चाहता है कि स्टेट ऑफ मलक्का में, हर स्टेट में वो कोई पायरेट्स आ जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं टैक्स दो। तो एक सिस्टम चलना है, वो सिस्टम अमेरिका चला रहा था, चौधरी बना था। लेकिन अब मेरे को लगता है इस लड़ाई के बाद एक शायद ये इंटरनेशनल कन्वेंशन करना पड़ेगा कि ये जो ग्लोबल ट्रेड है, जो 90% जो शिप से जाता है, उसमें कोई फोर्स होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पहल भारत को भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो कल ये सारे स्टेट बंद होने लगे तो ये दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। 60% तो स्टेट ऑफ मलक्का से आता है। आप कल्पना मैं आपको करा रहा हूँ कि आप सोचिए इकोनॉमी हर देश की कैसे। तो ये भी एक बड़ा सोच विचार का पॉइंट है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो इसको स्ट्रेटेजी, ये कोई सोच नहीं रहा है अभी, लेकिन इन प्रश्नों पे विचार करना पड़ेगा। इन प्रश्नों के ऊपर सभी को विचार करना पड़ेगा। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जो विश्व व्यवस्था चल रही थी पहले से, उसको काफी तहस-नहस कर दिया है। अब नई विश्व व्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, तो उसमें इस चीज के ऊपर सोचा जा सकता है कि अगर किसी तरीके से ये कोई स्ट्रेट बंद हो जाए किसी वजह से, या कोई ताकत उसको बंद कर दे, तो उसको कैसे खुलवाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल संजय मैस्टन। आपने बहुत ही नए पहलुओं के ऊपर प्रकाश डाला जो सबके सामने आने चाहिए। आपकी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा बहुत सुखद हो, मेरी कामना है। और मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि चूंकि घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, अगर फिर कभी मैं आपसे अनुरोध करूं, तो आपने कीमती वक्त में से कुछ क्षण निकालिए नई परख के दर्शकों के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत थैंक बहुत यू।